मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 3 को पढ़ाने वाले हैं। पाठ 3 में आज आप पढ़िएगा शब्द विचार। एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। व्याकरण में जब शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण यानी कि बंटवारा यानी भाग 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, तीसरा उत्पत्ति के आधार पे और चौथा व्याकरण के आधार पे। पहला अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक यानी जिन शब्दों के कोई अर्थ हो वो सार्थक कहलाते हैं और जिन शब्दों के कोई अर्थ ना हो वो निरर्थक होते हैं, वो निरर्थक कहलाते हैं। अब है रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी जो हम रूढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो परंपरा के तौर पे हम बोलते हैं, वो रूढ़ शब्द में आते हैं। यौगिक शब्द है 2 शब्दों को जब हम योग करके यानी जोड़ कर बोलते हैं तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द है जो 2 शब्दों को जोड़कर एक नया मतलब निकाल लेते हैं, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे 10 को हम आनंद के साथ जोड़कर दशानन बनाते हैं और इसका क्या होता है, एक नया ही कोई अर्थ निकल जाता है, दशानन। यानी कि दशानन हम किसको बोलते हैं, रावण को। अब है नंबर 3 में उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम। तत्सम यानी जो संस्कृत का ये है लिए गए शब्द है और जस के तस बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है तद्भव यानी जो संस्कृत के शब्द है लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मयूर को हम मोर लिखकर हिंदी में प्रयोग करते हैं। नंबर 3 में है देशज यानी जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में होती है, हमारी बोली से होती है, उसको हम देशज कहते हैं। जैसे डिबिया लुटिया ये सब। विदेशी भाषा नंबर 4 में क्या है, विदेशी, जो विदेश से हम अपने देश के लिए देश की भाषा में हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी है, अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली वगैरह वगैरह। अब नंबर 4 में है व्याकरण के आधार पे। तो व्याकरण के आधार पे 2 भेद होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी यानी कि विकार का मतलब होता है कोई भी तरह का व्यवधान यानी कोई भी तरह का चेंजेज, कोई भी तरह का बदलाव होना, विकार होना। तो विकारी शब्द यानी जिस शब्दों में हम बदलाव कर सकते हैं, जो बदल सकता है, उसको विकारी कहते हैं। और अविकारी यानी जो किसी भी तरह से लिंग, संज्ञा, वचन, काल के आधार पे किसी भी तौर पे हम बदल नहीं सकते हैं, उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों अभी शब्द विचार से शब्द के बारे में हम और कुछ आपको बतलाएंगे। शब्द में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे शब्द वर्णों के मिलने पर बनता है, शब्द का निश्चित अर्थ होता है, प्रत्येक भाषा के शब्द भिन्न होते हैं, शब्दों के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति की जाती है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, अनेक शब्दों को मिलाकर एक वाक्य हम बना सकते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए हम शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द एक अक्षर के होते हैं, जैसे व, आ, न तथा अन्य एक से अधिक अक्षरों के मेल से बने होते हैं। यहाँ पे हम बता दें आपको कि जितने भी आपने उदाहरण पढ़े हैं उन सबको और थोड़ा सा विस्तृत करके अगर बता दें, उत्पत्ति के आधार पे या फिर व्याकरण के आधार पे, ये सारे जो हैं इनके भेदों के भी भेद हैं। जैसे विकारी में भी आते हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये विकारी शब्द के
प्रकार होते हैं और अविकारी में भी प्रकार होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो बच्चों, शब्द विचार के बारे में हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि जो है वो शब्द कहलाती है। व्याकरण में जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण यानी भाग 4 आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और नंबर 4 व्याकरण के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। और रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं, रूट शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूट शब्द। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और चौथा विदेशी। व्याकरण के आधार पर 2 भेद होते हैं, पहला अविकारी और दूसरा अविकारी। तो बच्चों, शब्द विचार को आपने अभी पढ़ा। आप शब्दों की परिभाषा को लिखकर कॉपी में और उसके भेदों को भी लिखकर उसके उदाहरण के साथ उसको याद करिएगा। अब हम पाठ 4 की ओर चलते हैं। तो बच्चों, पाठ 4 में हम आज संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। पहले में हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 में है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 4 में है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और नंबर 5 में है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा, अवस्था या क्रिया के व्यापार के नाम का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के बारे में हम आपको कुछ और बतला रहे हैं। संज्ञा के बारे में कुछ और बात बताने से पहले इसकी बनावट के बारे में हम एक बार आपको बता दें कि जैसे हम जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा को बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा है प्रभु, तो उसका भाववाचक संज्ञा बनाना होगा तो प्रभुता लिखेंगे। स्त्री है जातिवाचक संज्ञा में तो उसका भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व। बच्चा है तो उसका बचपन, शत्रु है तो शत्रुता। अब है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा को आपको बता दिए हैं हम कुछ शब्दों को। अब है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे सर्वनाम में होता है मम, यानी मम से, मम मतलब मेरा, तो मम से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? ममता। फिर है यहाँ पे अपना, तो अपना से क्या आ जाता है? भाव, अपनत्व। फिर है निज, यानी अपना, यहाँ पर भी निज मतलब खुद का मतलब होता है तो उसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा निजत्व। और अगर पराया है तो पराया का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा परायापन। अब है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना।
जैसे विशेषण है हिंसक, किसी की विशेषता है कि वो हिंसक है, तो हिंसक का क्या हो जाएगा, उसका भाव हिंसा करने का यानी हिंसा। वीर से उसका भाव हो जाएगा वीरता का। मीठा से मिठास, आवश्यक से आवश्यकता। उसी तरह से क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे, जैसे मिलना यानी मिलने का क्रिया हो रहा है तो उसका भाववाचक संज्ञा यानी भावपूर्ण कैसे बनाएंगे, तो मिलाप। उड़ना से उड़ान, लड़ना से लड़ाई और चढ़ना से चढ़ाई। यहाँ पे कुछ भाववाचक संज्ञा अवयव से भी बनते हैं, जैसे तेज से तेज अवयव से तेजी, समीप से समीपता, तीव्र से तीव्रता, दूर से दूरी। तो बच्चों एक बार फिर से हम संज्ञा के परिभाषा को आपको बतला दे रहे हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा, अवस्था या क्रिया के व्यापार के नाम का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आपने पाठ 4 में संज्ञा को पढ़ा है। संज्ञा की परिभाषा को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके भेदों के उदाहरण के साथ कॉपी में उतारकर उसको आप याद करिएगा। धन्यवाद।